जय हिंद विद्यार्थियों, मैं राम गोस्वामी सृष्टि आईएएस के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एमपीपीएससी प्री के लिए पॉलिटी का एक ऐसा सब्जेक्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं जिससे क्वेश्चंस लगातार बनते रहते हैं। और अगर हम पीएससी की बात करें तो प्रायः हम ये देखते हैं कि एक या दो क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलिए तो इसको हम शुरू करते हैं। पॉलिटी का एक टॉपिक है बच्चों, संविधान के विदेशी स्रोत। संविधान के विदेशी स्रोत। तो अब संविधान के विदेशी स्रोत में ये हमें देखना है कि संविधान के विदेशी स्रोत जो हैं किस किस देश से किस किस, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, संविधान के विदेशी स्रोत, संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या हैं। आप सब जानते हैं कि जब हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ था, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पे संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के चुनाव के बाद जब संविधान बनना चालू हुआ तो हमारे देश का संविधान बनते समय भारतीयों द्वारा लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और उन 60 देशों के संविधान में ऐसे प्रावधान जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ठीक थे उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके क्या किया, भारतीय संविधान में शामिल किया। हालांकि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा या भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक चीज़ें जो ली हैं वो दस्तावेज कौन सा है, भारत शासन अधिनियम 1935। इससे सारे बहुत से प्रावधान हमने भारतीय संविधान में या तो ज्यों के त्यों या तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसमें शामिल किया है। लेकिन फिर भी जनरली हम देखते हैं कि पीएससी के अलावा और भी एग्जाम्स में यदि पॉलिटी है सिलेबस में तो उसमें लगभग ये संभावना हमेशा बनी रहती है कि ये वाला प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है। तो आज का टॉपिक हमारा इसी दुविधा को दूर करने वाला है जिसमें हम संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ेंगे। हो सकता है ये सेशन हम 2 लेक्चर में कवर कर पाएं, इसलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा हम इसमें कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अगर बच जाएंगी तो हम उसको सेकेंड वीडियो में लेके आएंगे। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो मेरा ये सजेशन है आप लोग के लिए कि शॉर्ट में आप उसको नोट करते जाएं। ठीक, जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखें कि लगभग, सबसे पहले हम इसमें क्या देखें कि लगभग 60 देशों, लगभग 60 देशों के संविधान का क्या किया गया बच्चों, अध्ययन किया गया। किनके द्वारा, भारतीयों द्वारा। ठीक, लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। फिर दूसरा हमें ये भी शॉर्ट में लिख लेना है, भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 ये वो दस्तावेज है दोस्तों जो भारतीय संविधान में जितने भी प्रावधान हैं उसमें से अधिकांश प्रावधान या ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इसी दस्तावेज या इसी डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं। चलिए तो ये 2 चीज़ें हमें बैकग्राउंड में याद रखना है। ठीक, कि जब भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। उन देशों में जो जो प्रावधान भारत की परिस्थिति के अनुसार थे उनको हमने लेके क्या किया, अपने संविधान में शामिल किया। और दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है कि भारतीय, जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, अमेरिकन संविधान का, ब्रिटेन के संविधान का, दक्षिण अफ्रीका के संविधान का, या भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो राइट आंसर हमें वहाँ पे क्या दे देना है, भारतीय शासन अधिनियम 1935। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम इसमें। सबसे पहले यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान में हमने किस देश से क्या क्या लिया है तो सबसे पहले हम इसमें लेके आते हैं अमेरिका। सबसे पहले हम इसमें क्या लेके आते हैं, अमेरिका। मींस अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया। तो सबसे पहले हमने देखा मूल अधिकार। क्या लिया हमने, मूल अधिकार। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या लिखा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग क्या देखा, प्रक्रिया। फिर हमने क्या देखा, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर हमने क्या देखा, स्वतंत्र न्यायपालिका। फिर हमने क्या देखा, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक, फिर हमने क्या देखा, न्यायिक पुनरावलोकन। अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद हम इसको एक एक पहले लिख लेते हैं, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन के बाद यहाँ फिर से हम लिख देते हैं अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन के बाद यदि हम बात करें तो संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं का अनुमोदन, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं का अनुमोदन। ये चीज अभी हम 1 to 1 करके लिख रहे हैं, देन उसके बाद हम इसमें समझेंगे एक एक चीजें, याद करने वाली चीजें यही हैं। बस इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा इसमें क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। फिर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पदच्युत करना, न्यायाधीशों को पदच्युत करना, न्यायाधीशों को पदच्युत करना। ठीक है, न्यायाधीशों को पदच्युत करना। ये सारी चीज आप पॉइंट वाइज नोट करते जाएंगे, पदच्युत करना। ठीक है, संविधान संशोधन में न्यायाधीश को पद करना। ठीक है, आप समझिए इसको। ठीक है, जैसे यदि हम देखें कि हमने सबसे पहले क्या देखा, अमेरिका के संविधान से हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमने फंडामेंटल राइट्स, ठीक, फंडामेंटल राइट्स हमने सबसे पहले क्या देखा, अमेरिका के संविधान से लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, जो संविधान के भाग 3 में है। इस भाग को हम क्या बोल देते हैं, मैग्ना कार्टा बोल देते हैं। ठीक है, प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी, प्रारंभ में फंडामेंटल राइट्स की संख्या 7 थी। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। और यहाँ पे लिख लेंगे शॉर्ट में, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी से क्या किया गया, हटाया गया। संपत्ति का अधिकार हटाया गया, मूल अधिकारों की श्रेणी से क्या किया गया, हटाया गया। तो इसलिए क्या हो गया, अब 6। मूल अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, 7, फिर वर्तमान में कितनी है, 6। फिर इसके बाद भारतीय संविधान में जो हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी हमने कहाँ से लिए है, अमेरिका के संविधान से लिया है। तो एक शॉर्ट में मूल अधिकार देख लिया, एक हमने क्या देख लिया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद। ठीक, आप यकीन माने कि ये लगता बड़ा आसान है कि मूल अधिकार लिया अमेरिका के संविधान से, मूल अधिकार लिया अमेरिका के संविधान से, ऐसा रट भी लिया। जब फाइनली आप किसी एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं तो कई बार ये इतना कंफ्यूजन पैदा कर देता है। इसलिए, या ये भी कह सकते हैं कि अरे ये तो बहुत सरल है, और हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और पता चला अमेरिका की जगह हम क्या लगाए, ऑस्ट्रेलिया लगाया है या ब्रिटेन लगाया है। तो थोड़ा सा केयरफुली, ठीक, मेरी एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, कोई भी एग्जाम जब आप दें उसमें आप देखें कि कोई भी क्वेश्चन जो आपको ऐसा लगेगा अरे इतना सरल क्यों पूछा है, तो उसमें धैर्य रखिएगा, आराम से चारों ऑप्शंस पढ़िएगा और एक बार सोचिएगा कि ये जो इतना सरल दिया है, ऐसा तो नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके हम कहीं इसमें सिली मिस्टेक कर दें।
इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक, तो महाभियोग की प्रक्रिया को थोड़ा सा यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, तो महाभियोग, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद किस में है? महाभियोग प्रक्रिया जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 1 में है। ठीक, यदि हम महाभियोग का शाब्दिक अर्थ देखें, ठीक, महाभियोग का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ हम लिख सकते हैं पद से हटाना, पद से हटाना। पर अब ध्यान रखिएगा, यदि कोई पूछता है कि भारत में महाभियोग किन किन पे लगता है, तो ध्यान रखिएगा भारत पे महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर लगता है। किस पे लगेगा? केवल राष्ट्रपति पर लगेगा। ठीक, फिर कई जगह हम देखते हैं कि न्यायाधीशों पे भी महाभियोग की बात होती है। ठीक, कुछ कमीशंस के जो अध्यक्ष हैं उन पे भी महाभियोग की बात होती है। ठीक, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी लिखा रहता है कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, तो वो गलत लिखा है। गलत इन द सेंस क्या है कि वो प्रोसेस वैसी होती है बट महाभियोग नहीं होता। ठीक, तो हम एक शब्द लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि केवल राष्ट्रपति पर, ठीक, और बाकी पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया, बाकी पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया का यूज होता है। तो यह एक बात क्लियर रखिएगा कि भारत में महाभियोग प्रक्रिया केवल और केवल किस पे लगती है? राष्ट्रपति पर लगती है। बाकी सारे जितने भी पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उन पे क्या लगेगी? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ठीक, तो पहला एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? तो महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से गृहीत की गई है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, अब यदि हम शॉर्ट में बात करें, ठीक, तो हमने लिख दिया किस पर, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया किस पर लगती है? तो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगती है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ लगती है? तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ स्टार्ट होती है? तो हम लिख सकते हैं संसद के किसी भी सदन में, चाहे उसको स्टार्ट हम राज्यसभा में कर दें या उसको स्टार्ट हम कहाँ कर दें? महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा में कर दें चाहे लोकसभा में लिख लें। ठीक, अब महाभियोग प्रक्रिया कब लगेगी? उसका आधार क्या है? तो महाभियोग प्रक्रिया के लगाने का आधार क्या है? शब्द पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर तभी लगेगी जब संविधान का क्या हो? अतिक्रमण हो, जब संविधान का अतिक्रमण हो। ठीक है, फिर किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए क्या प्रक्रिया है? ठीक है, तो इसमें जो है वो 1/4 लोगों का क्या चाहिए? ठीक, जैसे मैं बात कर दूं यहाँ पे समर्थन। ठीक, तो किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों का क्या चाहिए? समर्थन चाहिए। ठीक, जबकि महाभियोग पारित कैसे होगा? ठीक, तो महाभियोग पारित होगा कितने? 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित होगा। ठीक, अभी बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा, बिल्कुल लोड मत लीजिएगा। जो भी लेक्चर चल रहा है वो केवल प्री को फोकस करके चल रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं दे रहा हूँ। नहीं तो इसकी भी व्याख्या है, 2/3 की भी व्याख्या है, संसद के किसी भी सदन, संविधान के अतिक्रमण, लगभग सारे शब्दों की व्याख्या है। ठीक, पर यदि हम एक एक शब्द को यहाँ व्याख्यात्मक रूप से चलेंगे तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए अभी शॉर्ट में इतना ध्यान रखिएगा, ये पीएससी के साथ साथ अन्य वनडे एग्जाम्स की में जीएस के पेपर में आपको हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें महाभियोग प्रक्रिया हो गया। अब स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो थॉट है वो हमने कहाँ से लिया है? वो भी हमने लिया है अमेरिका। ठीक, वो कहाँ से लिया है? अमेरिका। अब इसको समझिएगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये आपने संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र क्या है? ठीक है, लोकतांत्रिक देश है तो लोकतंत्र क्या है?
तो लोकतंत्र अब्राहम लिंकन की बहुत प्रसिद्ध जो वो है परिभाषा, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया या चलाया गया शासन या चुना गया शासन, ठीक। पर आपने प्रीवियस एग्जाम्स में एक क्वेश्चन ये भी सुना होगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या होता है, ठीक। हालांकि अब तो पांचवें स्तंभ का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन चौथा स्तंभ क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको लोकतंत्र को समझ लेते हैं, ठीक है, कि लोकतंत्र क्या है, ठीक। तो लोकतंत्र के मुख्य रूप से 3 अंग हम देखते हैं। लोकतंत्र के मुख्य रूप से हम 3 अंग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, विधायिका। सबसे पहले हम देखते हैं विधायिका, फिर दूसरा हम क्या देखते हैं, कार्यपालिका, ठीक। विधायिका, और दूसरा हम क्या देखते हैं, कार्यपालिका, और तीसरा हम क्या देखते हैं, न्यायपालिका। तीसरा हम क्या देखते हैं, न्यायपालिका, ठीक है। अब ये लोकतंत्र है, ठीक। लोकतंत्र के चौथे पिलर के रूप में, लोकतंत्र के चौथे पिलर के रूप में हम किसको मानते हैं, प्रेस को, ठीक। चौथे पिलर के रूप में हम किसको मानते हैं, प्रेस को, ठीक। ये लोकतंत्र का चौथा पिलर हो गया, ठीक है। ये लोकतंत्र का चौथा पिलर हो गया, ठीक। बल्कि यहाँ भी लिख सकते हैं चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर हो गया, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं वापस इसकी कि लोकतंत्र के जो प्रमुख आधार हैं वो 3 आधार हैं। अब हमने ये बोला कि भारत संविधान, भारत के जो प्रकृति है वो लोकतांत्रिक है, लेकिन प्रस्तावना में हम एक और वर्ड पढ़ते हैं, संघात्मक। भले ही हम अर्ध संघात्मक हैं, लेकिन हमने संघात्मक शासन की भी, जो कनाडा से अडॉप्ट किया है, उसकी भी कुछ विशेषताएं लेके रखी हैं, ठीक। तो संघात्मक शासन भी हमने लिया है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ संघात्मक, ठीक है। अब अर्ध संघात्मक है, ये नहीं लिख रहा हूं कि संघात्मक, ठीक। तो संघात्मक का बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है, जहां राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो, न राज्य केंद्र का अतिक्रमण करे, न केंद्र राज्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करे, ठीक। तो संघात्मक व्यवस्था के चलते हमने क्या किया है, लोकतंत्र के इन पिलरों को 2 भागों में बांटा है, एक केंद्र, एक राज्य। यहाँ भी हमने 2 भागों में बांटा है, एक केंद्रीय कार्यपालिका, एक राज्य कार्यपालिका, ठीक। अब इसको समझ लें, ठीक। विधायिका का मतलब क्या है, जो कानून बनाए। कार्यपालिका का मतलब क्या है, जो उन कानूनों को लागू करे। और न्यायपालिका का मतलब क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करना, न्याय देना, ठीक। अब केंद्रीय विधायिका का हम दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, केंद्रीय विधायिका का हम दूसरा नाम लिख सकते हैं संसद, ठीक। और राज्य विधायिका का दूसरा नाम हम क्या लिख सकते हैं, तो राज्य विधायिका का हम दूसरा नाम लिख सकते हैं विधान मंडल, ठीक। दूसरा नाम हमने क्या लिख दिया इसका, विधान मंडल, ठीक। मतलब विधायिका को हमने 2 स्तरों पे बांट दिया। विधायिका का यदि हम मूल काम देखें तो कानून बनाना, और संघात्मक शासन के चलते हमने विधायिका को 2 भागों में विभाजित किया है, एक केंद्रीय विधायिका मतलब संसद, और एक राज्य विधायिका मतलब विधानमंडल। केंद्रीय विधायिका संसद केंद्र के लिए कानून बनाएगी, राज्य विधायिका मतलब विधानमंडल राज्यों के लिए कानून बनाएगी, ठीक। और दोनों के तीन अंग होते हैं, जो आप सभी जानते हैं, ठीक। हालांकि विधानमंडल हर राज्यों में 3 भागों में बटी हो या 2 सदन में बटी हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक। तो जैसे संसद में हम देखते हैं एक राज्यसभा, ठीक, एक लोकसभा, ठीक है, और एक राष्ट्रपति, ठीक। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। फिर यहाँ की अगर हम बात करें तो एक विधान परिषद, ठीक, एक विधान परिषद, एक विधान सभा, विधान परिषद, विधानसभा, और एक राज्यपाल, ठीक। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हर राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय हो ये जरूरी नहीं है। अधिकांश राज्यों में विधानमंडल 1 सदनीय है। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के विधानमंडल में केवल और केवल 1 सदन है, वो है विधानसभा, ठीक। जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, और भी राज्यों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे विधानमंडल कैसा है, द्विसदनीय। द्विसदनीय का मतलब 1 सदन विधान परिषद और 1 सदन क्या, विधानसभा, ठीक है। चलिए अब कार्यपालिका की हम बात करें तो केंद्रीय कार्यपालिका में कौन होंगे, केंद्रीय कार्यपालिका में पीएम होंगे, ठीक है, मिनिस्टर्स होंगे, पीएम हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, और ऑफिसर्स हो गए,
पीएम, मिनिस्टर और ऑफिसर्स हो गए। राज्य की यदि हम बात करें तो राज्य में यहाँ सीएम हो गए, ठीक है, मिनिस्टर्स हो गए, सीएम मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे पीएम और मिनिस्टर, सीएम और मिनिस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, अस्थायी कार्यपालिका, क्योंकि ये 5 साल में बदल जाती है। जबकि जो भी क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस सचिव वगैरह होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्थायी कार्यपालिका, ठीक। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा होगा, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका को समझने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक। हमने देखा कि लोकतंत्र के 3 प्रमुख आधार हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। संघात्मक शासन के तहत हमने ये भी देखा है कि विधायिका में भी 2 स्तरों पर विभाजन है, कार्यपालिका में भी 2 स्तरों पर विभाजन है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है, ठीक, 2 वर्ड हमें याद रखना है भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में। 2 वर्ड याद रखना है हमें, स्वतंत्र और एकीकृत, ठीक। स्वतंत्र और एकीकृत। स्वतंत्र का मतलब ये है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करेगी, उस पर न कार्यपालिका का हस्तक्षेप होगा न विधायिका का हस्तक्षेप होगा, तो ये हो जाएगा स्वतंत्र। एकीकृत का मतलब ये है कि जैसे कार्यपालिका और विधायिका में 2 स्तरों पे शक्तियों का विभाजन है, वैसे न्यायपालिका में नहीं है, ठीक है। जैसे न्यायपालिका के सर्वोच्च पे कौन बैठा है, न्यायपालिका के सर्वोच्च पे शिखर पे बैठा है सुप्रीम कोर्ट। फिर इसके बाद कौन बैठा है, तो इसके बाद बैठा है हाई कोर्ट। इसके को बाद कौन बैठा है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद कौन बैठक है, जिला न्यायालय, ठीक, जिला न्यायालय। और इसकी श्रृंखला काफी नीचे तक जाती है वो, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ केंद्र के लिए कौन कानून बनाएगा, संसद। राज्य के लिए कौन कानून बनाएगा, विधानमंडल। मतलब यहाँ डिवीजन कर दिया है पावर्स का। यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि केंद्र की अलग कार्यपालिका होगी, राज्य की अलग कार्यपालिका होगी, ठीक। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली रूप से देखें तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ यार, दिल्ली में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है और हर राज्यों में एक एक हाई कोर्ट्स है, तो इसमें भी डिवीजन है। ऐसा नहीं है, ठीक है। न्यायपालिका का इंटीग्रेशन जो एकीकृत है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कभी भी हाई कोर्ट को कोई भी आदेश दे सकती है, उनकी वर्किंग प्रणाली को चेक कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, ये देखने में भले अलग अलग हों, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार की शक्तियों का विभाजन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाई कोर्ट केवल ये काम करेगा और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कार्यों में दखल नहीं दे सकता। जैसे यहाँ हम देखें तो केंद्रीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका की उसमें दखल नहीं देगी, यहाँ केंद्रीय विधायिका राज्य विधायिका में दखल नहीं देगी, ठीक। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। नोट कर लो, इस बार ये क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में है, ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, इसके तहत यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णयों, विधायिका के कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, ठीक। जैसे यदि हम बात करें इसको, इंग्लिश वर्ड इसका क्या है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। तो अभी वर्ल्ड कप हुआ है, तो रिव्यू तो आप देखते हैं कि रिव्यू का मीनिंग बच्चा बच्चा जान रहा है।
रिव्यू का मतलब क्या है? पुनः देखना। समीक्षा का मतलब है फिर से चर्चा करना। तो आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो खुद के डिसीजंस को रिव्यू कर सकती है, कार्यपालिका के आदेशों का रिव्यू कर सकती है और विधायिका के कानूनों की रिव्यू कर सकती है। रिव्यू करते समय कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये जरूर देखेगा कि उसके स्वयं के डिसीजंस या विधायिका के कानून या कार्यपालिका के आदेश जो हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं, संविधान सम्मत है कि नहीं, संविधान में लिखी कोई बात को क्रॉस तो नहीं कर रहे। तो इस रिव्यू में ये देखा जाता है। यदि इन तीनों में से कोई भी ऐसी चीज जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट उसको क्या घोषित कर देगा? शून्य। ठीक, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसके तहत जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको हटा देगा, चाहे वो खुद के डिसीजंस हो, चाहे विधायिका के कानून हो, चाहे कार्यपालिका के क्या हो, आदेश हो। तो ये हो जाए जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 137 जो हमने अमेरिका के संविधान से क्या किया है? एडॉप्ट किया है या गृहीत किया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। ठीक है, ये क्लियर हो गया। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। मूल अधिकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो हम देखते हैं, अगला जो प्रावधान अमेरिका में एक जो प्रावधान थे वो तुमने देख लिए। नेक्स्ट क्या है? संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं का अनुमोदन। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं का अनुमोदन भी लिया जाता है और यह प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से लेकर रखा गया है। फिर नेक्स्ट है, इसको भी समझते हैं। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। अगर हम बात करें भारत में जितने भी पदाधिकारी हैं सबसे ऊपर या भारत में सबसे ऊपर क्या है? तो संविधान है। ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन में सबसे ऊपर क्या है? ब्रिटेन में सबसे ऊपर वहाँ का संसद है, विधायिका है, उसमें जैसा हो गया उन्होंने वो कह दिया। लेकिन हमारे यहाँ चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो या किसी भी स्तर का, केंद्र स्तर का, राज्य स्तर का कोई भी पदाधिकारी हो, उन सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। इसका मतलब ये है कि भारत में संविधान के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलेंगी, संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही सभी लोग प्रयोग करेंगे। तो ये होता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की सर्वोच्चता। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्लियर है, संविधान की सर्वोच्चता में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पदच्युत करना। ठीक, जैसा कि अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था कि महाभियोग की प्रक्रिया केवल और केवल किस पे लागू होती है? राष्ट्रपति पर, बाकी सब पे क्या होती है? महाभियोग की जैसी प्रक्रिया। ठीक, तो यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की या हम बात करें हाई कोर्ट के जजेस की, तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से भी ली है। ठीक, यहाँ पे शॉर्ट में आपको लिखना है कि न्यायाधीशों को यदि हटाना है, शॉर्ट में लिख लीजिएगा बच्चों, लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्यों का क्या चाहिए? समर्थन। ठीक, ये जो चीज लिखी है ये किस चीज के लिए लिखी है बेटा? ये चीज केवल लिखी है समर्थन के लिए। ठीक, मतलब किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के संबंध में यदि लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्ताव या प्रपोजल लेके आना है, तो यदि लोकसभा में प्रपोजल लाना है तो मिनिमम 100 मेंबर्स एग्री होना चाहिए, यदि राज्यसभा में लाना है तो मिनिमम 50 मेंबर्स एग्री होनी चाहिए। ये केवल प्रस्ताव लाने के लिए है। ठीक, प्रस्ताव जब सदन में आ जाएगा या इस बहुमत इसके बाद इन सदस्यों के समर्थन के बाद भी हेड ऑफ द हाउस, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में सभापति प्रस्ताव को खारिज भी कर सकता है, प्रपोजल को खारिज भी कर सकता है। अगर वो कोई ऐसा कुछ नहीं करता तो इतने सदस्यों के समर्थन के बाद क्या होगा? किसी भी सदन में, लोकसभा में 100 सदस्यों ने समर्थन दे दिया तो प्रस्ताव अंदर आ गया, राज्यसभा में 50 लोगों ने समर्थन दे दिया तो प्रस्ताव आ गया, अंदर आ गया। फिर उसके बाद एक 3 सदस्यीय समिति बनती है जो उस प्रस्ताव को चेक करती है, क्योंकि उस प्रस्ताव को जब चेक करेंगे तो उसमें देखा जाएगा कि न्यायाधीशों को जो हटाने का आधार होता है वो क्या होता है? साबित कदाचार या असमर्थता। तो कुछ ऐसे एलिगेशंस लगा के प्रस्ताव को पेश किया जाता है। उन एलिगेशंस को क्रॉस चेक या उनका इन्वेस्टिगेशन कौन करती है? वो 3 सदस्यीय टीम समिति
करती है। समिति फिर उसको रिकमेंड कर देती है, तो उस आधार पे न्यायाधीशों को पद से हटा दिया जाता। ठीक, यहाँ हमें ध्यान रखना है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे हाई कोर्ट की बात हो, जजेस को हटाने का जो प्रस्ताव लाने के लिए जो समर्थन की जरूरत होती है, लोकसभा में 100 सदस्य, राज्यसभा में 50 सदस्य। ठीक है, अब इसके बाद अमेरिका के प्रावधान, राज्य संविधान संशोधन में राज्य विधायकों को अनुमोदन, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, जो संविधान संशोधन की यदि हम बात करें, संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन को आप जानते हैं आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख है, और इसको किस देश के संविधान से लिया है, तो इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक, अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, संविधान संशोधन। ठीक, यदि हम बात करें संविधान संशोधन कितने तरीके से हो सकता है, तो संविधान संशोधन 2 तरीके से हो सकता है। एक अनौपचारिक तरीका, और दूसरा औपचारिक तरीका। अनौपचारिक तरीका और दूसरा औपचारिक तरीका। ठीक है, अनौपचारिक तरीका में ध्यान रखिएगा कि क्या कुछ ऐसा प्रावधान है कि जहां अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का यूज भी ना हो और संविधान में संशोधन हो जाए। तो और अनौपचारिक तरीके में हमें ध्यान देखना है कि जो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाते हैं, उस आधार पे हो जाता है, या उच्चतम न्यायालय द्वारा जो संविधान की व्याख्या की जाती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, भारत में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये 2 प्रोसेस ऐसी हैं जिसमें आर्टिकल 368 की प्रक्रिया का उपयोग किए बिना संविधान में क्या हो जाता है, संशोधन हो जाता है। ठीक, जैसे यदि हम फॉर एग्जांपल लें तो अनुच्छेद 21A, ठीक है, अनुच्छेद 21A क्या है, इसमें शिक्षा का अधिकार। ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद संविधान में ऐड हुआ है। ठीक, फिर एक और अभी आप देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में एक राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, जो आर्टिकल किस में रखा है, निजता का अधिकार, आर्टिकल 21 में, ये भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही संविधान में जोड़ा गया। तो एक तो ये हो गया। ठीक, संविधान संशोधन के तरीकों का मतलब कौन कौन सी प्रोसेस से किसी प्रावधान को संविधान में जोड़ा जा सकता है, या कि संविधान के मौजूदा किसी प्रावधान को हटाया जा सकता है। ठीक, तो जोड़ने का तो ये है, हटाने का यदि देखें या जोड़ने का औपचारिक तरीका देखें जिसमें प्रॉपर प्रक्रिया यूज हो, तो औपचारिक तरीके से हम देखते हैं संविधान संशोधन के 3 तरीके हैं। ठीक, एक साधारण बहुमत, एक संसद का विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, और एक संसद का विशेष बहुमत। यहाँ भी लिख सकते हैं हम संसद का ही है। ठीक, संसद का साधारण बहुमत, संसद का विशेष बहुमत, और एक संसद का विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य विधायिकाओं का, आधे से अधिक राज्य विधायिकाओं का अनुमोदन, आधे से अधिक राज्य विधायिकाओं का अनुमोदन। ये 3 तरीके हैं। ठीक, अभी हम इसको फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 368 की यदि हम बात करें तो उसमें केवल ये 2 दिए। ठीक, हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे इसकी कि संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं का जो अनुमोदन होता है, कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो संसद के साधारण बहुमत से ही हो जाते हैं,
कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो संसद के विशेष बहुमत से हो जाते हैं, लेकिन कुछ संशोधन ऐसे भी होते हैं जो संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य विधायिकाओं के अनुमोदन के बाद होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे इसी में हम ले लें एग्जाम्पल, इसकी यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल हमारा जो था वो जीएसटी बिल, ठीक, जीएसटी विधेयक। ये कैसा विधेयक था जिसमें संसद के विशेष बहुमत भी यूज किया गया और साथ ही साथ आधे से अधिक राज्य विधायिकाओं का क्या किया गया, अनुमोदन भी लिया गया। और आप सबको पता होगा कि जीएसटी बिल पर अनुमोदन देने वाला पहला राज्य कौन सा था, असम। मध्य प्रदेश का क्रम क्या था, 7वां। और सबसे अंतिम जो था वो कौन था, जम्मू कश्मीर। सबसे अंतिम का मतलब समझिएगा, जैसे आज की डेट में यदि हम मान लें फॉर एग्जांपल कि 30 राज्य हैं, ठीक, तो 30 राज्य हैं जो विधानसभा वाले हैं या विधानमंडल वाले हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, आधे से अधिक, तो 30 में आधे से अधिक क्या हो जाएगा, 16, ठीक, 16 राज्य में, तो 16 राज्य क्या हो गए इस टाइप के संशोधन को अनुमोदन करने वाले, ठीक है, क्लियर है ये। चलिए, तो आज के टॉपिक में हमने केवल संविधान के विदेशी स्रोत के तहत किसको समझा, अमेरिका को, कि अमेरिका से भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं जो अमेरिकी संविधान से गृहीत किए गए हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और फिर कोई अगले देश के संविधान को देखेंगे कि वहाँ से हमने क्या क्या लिया है। तो जो आई थिंक जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो आई होप कि आपको आसानी से समझ में आई होंगी। यदि आप नोटबुक लेके गए होंगे तो प्री के हिसाब से उसमें नोट भी कर रहे होंगे। चलिए, अब फिर मिलते हैं, तब तक मैं राम गोस्वामी आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।